दोस्तों, डिसीजन मेकिंग एक स्किल है और हर अलग सिचुएशन के लिए ये बदलती है। जैसे अगर आप कोई कॉर्पोरेट हेड हो तो आपका डिसीजन लेने का तरीका एक गवर्नमेंट अधिकारी या एक कॉलेज स्टूडेंट से अलग होगा, क्योंकि सिचुएशन अलग अलग है। तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना आना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको डिसीजन मेकिंग की बेसिक प्रोसेस और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के तरीके सिखाऊंगा। जनरली रोजाना ह्यूमन माइंड को दो टाइप के डिसीजन लेने पड़ते हैं। एक फास्ट एंड इंट्यूटिव, जैसे आज कौन से कपड़े पहनने हैं, कहाँ जाना है। दूसरे स्लो एंड एनालिटिकल, यानी जिसमें काफ़ी सूझबूझ की ज़रूरत होती है और इंसानी दिमाग इन डिसीजन को लेने के टाइम काफ़ी गलतियां भी करता है, जिनको साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कम्युनिटी बायसेस कहते हैं। ये कई किस्म के होते हैं, जैसे कंफर्मेशन बायसेस, लॉस अवर्सन, एंकरिंग इफेक्ट और भी कई सारे। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इन्हीं बायसेस का यूज़ अपना प्रोडक्ट बेचने में करती हैं। जैसे किसी स्टोर में जब 3,000 की शर्ट हमें 499 में मिल जाए तो हम बड़े खुश होते, जबकि क्या पता उसका एक्चुअल प्राइस 499 से भी कम हो। ये एंकरिंग बायसेस का ही एक एग्जांपल है। बट अगर आपको एक गुड डिसीजन मेकर बनना है तो आपको इन बायसेस से निपटना आना चाहिए। चलो अब आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताता हूँ जिससे आप इन बायसेस से बच सकते हैं। पाउज एंड रिफ्लेक्ट। आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेने से पहले थोड़ा पॉज ले सकते हैं और अपने से क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या रियली में मुझे इसकी ज़रूरत है या सिर्फ डिस्काउंट मुझे अच्छा लग रहा है। सीक डिफरेंट ओपिनियंस। आप कोई डिसीजन लेने से पहले दूसरे लोगों से भी उनका ओपिनियन पूछ सकते हैं। ये आपको एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट देगा। आस्क फॉर एविडेंस। फर्स्ट इंप्रेशन या ओनली फीलिंग के बेस पर डिसीजन लेने से अच्छा है कि आप फैक्ट्स को अहमियत दें। चलो अब आपको ब्रेन की एक ऐसी स्टेट के बारे में बताता हूँ जो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल को जीरो से हीरो बना देगी। इसे साइकोलॉजी की लैंग्वेज में माइंडफुलनेस कहते हैं और हिंदू धर्म के प्राचीन दार्शनिक गौतम बुद्ध ने भी इसी माइंड स्टेट के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। माइंडफुलनेस का मतलब आपकी लगभग सारी अवेयरनेस प्रेजेंट मोमेंट में फोकस है। जैसे आपको पता चलते रहे कि आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। इसमें आप कुछ भी बदलने या फिर करने की कोशिश नहीं करते हैं, बस आपको पता होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, फोकस बढ़ता है और आप अपने इमोशन को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो इस स्टेज में जाने के लिए आपको अपनी सांसों में ध्यान एकत्रित करते हुए अपनी पांचों इंद्रियों में फोकस करना होता है और कोई थॉट आए तो बिना उसे जजमेंट और एक्ट करे बस उसे देखते रहना है। चलो अब कुछ स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं जो आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर करेगी। पहले रोजाना लिए जाने वाले डिसीजंस की बात करते हैं। यूज प्रो कॉन्स मेथड। इसमें आप अलग अलग ओपिनियंस के फायदे और नुकसान देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। सेट डिसीजन डेडलाइन। कई बार हम एक ही डिसीजन को लेने के लिए जरूरत से ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, तो एक डिसीजन लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करना काफ़ी अच्छी टेक्निक मानी जाती है। प्रैक्टिस दी 10-10-10 रूल। इसमें आपको समझना होता है कि कोई भी डिसीजन लेने के बाद आप 10 मिनट, 10 मंथ और 10 साल बाद कैसा फील करोगे। ये आपको डिसीजन के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म परिणाम समझने में मदद करता है। चलो कॉम्प्लेक्स डिसीजन की बात करते हैं। इसके नाम के जैसे ही इसके तरीके भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे अप्लाई डिसीजन मेट। इसमें आपको हर ऑप्शन के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया सेट करने पड़ते हैं, जिससे आप बेस्ट ऑप्शन चूज कर पाते हैं। दूसरे तरीकों की बात करूं तो रिकग्निशन प्राइम मॉडल, WRAP फ्रेमवर्क। ये मॉडल्स कॉर्पोरेट वर्ड्स या बड़े इंस्टीट्यूशंस में यूज होते हैं, जिसके बारे में जानकर आप क्या ही करोगे, क्योंकि इनका यूज डेली लाइफ में नहीं। और इतना ही नहीं, गुड डिसीजन मेकिंग के लिए इमोशन को मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको इमोशनली इंटेलिजेंस बनना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। तब तक के लिए बाय बाय।